आज हम देखेंगे पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर्स। बहुत ही आसान वे में समझेंगे इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, जानेंगे कि आखिर इनकी नीड ही क्या होती है। डेटा स्ट्रक्चर जानने से पहले हम जानते हैं एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, जो है ऑर्गेनाइजिंग। ह्यूमंस को ऑर्गेनाइजिंग बहुत पसंद है क्योंकि इससे हम एफिशिएंट हो जाते हैं। अब घर का एग्जांपल लें तो घर में हम कपड़ों को भी कुछ इस तरीके से रखते हैं कि जो डेली वियर के कपड़े होते हैं वो मैं इजीली एक्सेसिबल हों, हम आसानी से उन्हें उठा लें। और जो पार्टी वेयर कपड़े होते हैं हम उन्हें एकदम संभाल के रखते हैं, अपनी रीच से थोड़ा दूर ही रखते हैं क्योंकि हमें उनकी डेली नीड नहीं पड़ती। ऐसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं बुक्स का, तो बुक्स को भी हम कुछ इस कैटेगरी से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो पर्टिकुलर कैटेगरी की बुक होती हैं वहाँ से हमें जाके उन्हें उठाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। जैसे एंटरटेनमेंट की बुक्स अलग रखी जाएंगी, कोर्स की बुक अलग रखी जाएंगी, नोटबुक्स अलग रखी जाएंगी। आपको कोर्स की कोई बुक जानी उठानी है तो बुक शेल्फ में जाके आप उस कॉलम में देखेंगे जहाँ पे आप कोर्स की बुक्स रखते हैं और वहाँ से अपनी पर्टिकुलर बुक को उठा लेंगे। तो जब हम डेली लाइफ में इतना ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं तो फिर कोड लिखते वक्त क्यों नहीं? कोड को लिखते वक्त भी हम कुछ इस पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज करते हैं कि उसको मेंटेन करना, मैनिपुलेट करना, अपडेट बहुत एफिशिएंट हो जाए हमारे लिए। हम उसे अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर वे में डेटा को स्टोर करना और उसको मैनिपुलेट करना ताकि हमारा कोड एफिशिएंटली वर्क करे, ये डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। डेटा स्ट्रक्चर से हम समझते हैं कि कुछ लॉजिकल वे में उसे स्ट्रक्चर करना डेटा को, जिससे कि ये सारे प्रोसेस आसान हो जाएं, ऑर्गेनाइजिंग, स्टोरिंग एंड मैनिपुलेशन। अब जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होते कितने तरीके के हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने अरेंजमेंट के हिसाब से क्लासीफाई किया है। अरेंजमेंट के हिसाब से ये दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को लीनियरली ऑर्डर किया जाता है। हर एलिमेंट एडजेसेंट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, उससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो जैसे एरे है, एरे कुछ इस वे में दिखता है कि उसकी नोड एडजेसेंट नोड से कनेक्टेड है लीनियर वे में। अब बात आती है नॉन लीनियर की। तो नॉन लीनियर में जैसे ट्री का एग्जांपल लेते हैं, तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ये एक ट्री ही है। ये एक हायरार्किकल ऑर्डर में बने होते हैं, लीनियर ऑर्डर में नहीं होते। तो ये एक पेरेंट है, इसके दो चाइल्ड हैं। फिर इस तरीके से अगर हम इसको पेरेंट कंसीडर करें नॉन लीनियर को, तो इसके भी दो चाइल्ड हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर ट्री होता है। ग्राफ भी कुछ इस तरीके के होता है, उसमें भी कुछ नोड्स होते हैं जो आपस में इंटरलिंक होते हैं और एक नोड मल्टीपल नोड से कनेक्टेड हो सकता है। तो इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को नॉन लीनियर कहते हैं। अब बात आती है दूसरे क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर को हम इनबिल्ट और यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जो डेटा स्ट्रक्चर हमें लैंग्वेज के साथ इनबिल्ट मिलते हैं उन्हें हमें बिल्ट इन या फिर स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़र अपने हिसाब से बनाता है उन्हें यूज़र डिफाइंड। यूज़र क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन ही है तो आप अपने हिसाब से भी एक नया डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर आपको उसकी नीड लगती है तो। अब हम बात करेंगे पाइथन के इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर की। इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं पाइथन में? इसमें चार पर्टिकुलर टाइप के होते हैं। एक होता है लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। वो डेटा स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं यही डेटा स्ट्रक्चर होते हैं या फिर इनका ही इंटरनल वर्किंग हम समझ लेंगे तो वो भी समझ में आ जाएंगे। तो हम इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। जैसे डायनेमिक एरेज ही लिस्ट होती हैं, हैशिंग का यूज़ करके डिक्शनरीज बनती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम कह रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर से चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो आखिर कैसे होती हैं? तो एक प्रैक्टिकल कोड भी देखते हैं उसके साथ साथ। बाकी हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम इन डेप्थ तो देखेंगे ही, बाद में कोड पे आ जाते हैं। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आपको काम मिला हुआ है कुछ नाम को स्टोर करने का। तो नाम को स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल में, नेम नाम के वेरिएबल में मान लेते हैं कि आप नाम स्टोर कर लेते हैं एक। आपने नाम स्टोर कर लिया। ये अभी आपके पास रिक्वायरमेंट आई कि आपको कम से कम 5 नाम स्टोर करने हैं। तो 5 नाम स्टोर करने होंगे
तो आपने फिर क्या किया, आपने 5 वेरिएबल बना दिए। आपने 5 नाम स्टोर कर लिए उसमें, अलग अलग वेरिएबल बना के। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, अगर आप एक एक नाम से ऐसे लिखते रहेंगे तो काफ़ी बड़ा हेक्टिक होगा। पर 5 नाम तो चलिए मान लेते हैं कि आप लिख भी लेंगे, लेकिन अगर वहीं 1000 नाम हो जाते तो आप क्या करते? इससे बेटर हम क्या करते हैं ना, हम एक CSV लेते हैं। CSV क्या होती है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जैसे एक्सेल की फाइल होती है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में स्टोर हो, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें हम सारे नाम्स को लिख देंगे, सारे नेम्स को एक साथ लिख देंगे और वो कॉमा के थ्रू सेपरेटेड होंगे। तो हम ऐसी एक नेम्स नाम की लिस्ट बनाते हैं, CSV लेते हैं। मैंने ये लिस्ट ले ली है जिसमें 5 नाम हैं। अभी ये 1000 भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अब हम क्या, हमें पता है कि ये एक वैल्यू है यहाँ पे, उसके बाद एक कॉमा है, फिर उसके बाद एक दूसरी वैल्यू है। तो हम इस लिस्ट को स्प्लिट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैं इसको स्प्लिट करूँगा और एक नेम्स नाम का एरे बनाऊँगा या लिस्ट बनाऊँगा, पाइथन में कहूँ तो। एम्प्टी लिस्ट बना दी मैंने नेम नाम की, और इसी में मैं ये सारे नाम लिखूँगा। अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर मुझे नेम नाम की जो CSV मैंने ली है इस पर कुछ मैनिपुलेशन करने होंगे तो वो आसान हो जाएंगे उससे। मान लीजिए मेरे को हर एक किसी इंसान को एक ईमेल भेजना है, ये नाम की जगह उनकी ईमेल एड्रेस भी हो सकती थी, तो मैं इस तरीके से उसको अपने पास स्टोर करूँगा। तो मैं इसे पहले स्प्लिट कर देता हूँ और मैं नेम्स वेरिएबल में उसे इनपुट ले लेता हूँ उसका। अभी हम प्रिंट करके देखते हैं नेम्स को क्या होता है। अच्छा, हमने नाम गलत लिख दिया यहाँ पे, नेम CSV। तो यहाँ पे 5 नाम आ गए। अभी मुझे किसी नाम को चेंज करना है। जैसे आरुष मैंने गलत लिख दिया था, वो शायद आयुष होगा। तो इस तरीके से अगर मुझे नाम को चेंज करना है तो मैं इस पे ऑपरेशन लगा सकता हूँ। नेम्स, मेरे को जो उसका इंडेक्स देखना पड़ेगा। ये सब हम जानेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स यहाँ पर अभी 2 है, 0 से अगर हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो वो 2nd पोजीशन पे आता है। और इसको मैं इस तरीके से स्टोर कर देता हूँ और फिर प्रिंट करा के देखूँगा तो नाम चेंज हो चुका है। मुझे कोई पर्टिकुलर नाम ही प्रिंट कराना है, पहला नाम प्रिंट कराना है, तो मैं सीधे 0 डालूँगा उसमें, वो पहला नाम प्रिंट हो जाएगा। तो आपने देखा कहीं ना कहीं ये प्रोसेस ईजी हो गई। अगर इसी की जगह मैंने 5 वेरिएबल बनाए होते और फिर मेरे को उनको चेंज करना होता, उनको प्रिंट करना होता, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल से सारे वेरिएबल को प्रिंट भी करा दिया और उन पे ऑपरेशन भी लगा दिए। नाम अपडेट करना, ये सब कितना आसान हो गया। तो एक बेसिक एग्जांपल था, इसका काफ़ी एडवांस काम भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत के लिए था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।